Hello everyone, welcome back to O2S Academy YouTube channel. So here we are in our roundup series जिसमें हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, जिसमें हम रिवाइज कर रहे हैं अपने लक्ष्मीकांत के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, क्योंकि अभी आपका प्रीलिम्स बहुत पास में है। तो इस पर्टिकुलर टॉपिक को रिवाइज करने के लिए जब हम लेक्चर कंडक्ट करते हैं उसके बाद आप डाउनलोड कीजिए O2S Academy ऐप। उसमें HCS प्रीलिम्स के फोल्डर में आपको मिलेगा फ्री रिसोर्स मटेरियल का ऑप्शन, उसमें आप डाउनलोड कर सकते हैं जितने भी हम लेक्चर्स कंडक्ट करेंगे अपने राउंड अप सीरीज में। अभी फिलहाल पॉलिटी हम रिवाइज कर रहे हैं, सो यू कैन डाउनलोड, बिकॉज इस टाइम पे आपको सिर्फ फैक्ट्स रिवाइज करने हैं ताकि आप प्रीलिम्स में उन सब चीज़ों को ना भूलें। तो उस पर्टिकुलर चीज़ को बार बार रिवाइज करने के लिए डाउनलोड करिए PDF और उसको जस्ट स्कैन इट गो थ्रू एंड यू विल बी ओवर विद ऑल द जितने भी इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। सो आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द सिटीजनशिप। ये टॉपिक जो है दैट इज समथिंग रिलेटेड टू कंप्लीटली प्योर फैक्ट्स। तो उन पर्टिकुलर फैक्ट्स को अब हम देखेंगे। ओके, सो जब कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करी जाती है सिटीजनशिप चैप्टर में, तो ध्यान रखिएगा सिटीजनशिप का जो सब्जेक्ट है दैट कम्स अंडर द यूनियन लिस्ट एंड इसमें पार्लियामेंट का ही एक्सक्लूसिव ज्यूरिसडिक्शन है, बिकॉज वी आर द कंट्री जो हम क्या फॉलो करते हैं, सिंगल सिटीजनशिप। तो सिंगल सिटीजनशिप अगर हम फॉलो करें तो उसकी जो सारी की सारी पावर दी गई है इसके लॉज और सब चीज़ों को लेके, वो दी गई है हमारे यूनियन को, मतलब हमारी पार्लियामेंट को। अगर बात करें कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, तो जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन है दैट इज मेंशन इन आर्टिकल 5 to 11। नाउ अब हम पढ़ेंगे डिटेल में। तो जब पार्ट 2 में बात करेंगे हम 5 to 11 आर्टिकल्स में क्या क्या मेंशन है। सो दीज आर द थिंग्स। पहली बात करी जाएगी डोमिसाइल इन इंडिया। ठीक है, डोमिसाइल का मतलब जो परमानेंट एड्रेस में है पर्टिकुलर चीज़ में, मतलब इंडिया के जो परमानेंट एड्रेस में है। पर्सन्स हु माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, जो पाकिस्तान से माइग्रेट होके आए हैं। देन द नेक्स्ट कंसेप्ट हम पढ़ेंगे कि जो पहले पाकिस्तान चले गए थे उसके बाद वापस से वो इंडिया आए रहने के लिए, उनको सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। एंड उसके बाद पर्सन्स लिविंग इन द अब्रॉड, जो लोग बाहर रहते हैं, नाउ दे वांट टू कम एंड सेटल इन इंडिया, उनकी बात की जाएगी। ओके, सो द थिंग इज, पहली बात आर्टिकल नंबर 5, सिटीजनशिप बाय द डोमिसाइल शुड हैव अ डोमिसाइल इन इंडिया। एंड क्या डोमिसाइल मतलब वही, अगर आपको परमानेंट एड्रेस है उसको हम बोलते हैं डोमिसाइल। अगर इस चीज में कंडीशंस आर्टिकल 5 के अंडर है तो ही शुड बी बॉर्न इन इंडिया, एनी ऑफ हिज पेरेंट्स, या तो फादर या मदर, कोई भी दोनों में से एक बॉर्न हो, रिसाइडिंग इन इंडिया फॉर 5 years इमीडिएटली, मतलब 26 जनवरी 1950 में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आया था, तो उसके बाद इमीडिएटली 5 साल के लिए अगर वो इंडिया में रह रहे हैं। बिकॉज ये सब प्रोविजंस की बात कब की है, कॉन्स्टिट्यूशन वाले टाइम पे। तो उस टाइम पे एक कंसेप्ट ये भी था कि कौन सिटीजन होगा कौन नहीं होगा, ठीक है, किसको हम सिटीजनशिप देंगे इंडिया की, किसको नहीं देंगे। सो दिस आर्टिकल 5 बात करता है जो यहाँ पे परमानेंट एड्रेस वाले हैं उनके बारे में। नेक्स्ट इज आर्टिकल 6। इसमें आप एक डेट ध्यान रखिएगा, दैट इज 19 जुलाई 1948। ये पर्टिकुलरली डेट इसलिए बिकॉज इस पर्टिकुलर डेट के बाद से परमिट सिस्टम लॉन्च किया गया था, जिसमें अगर आपको इंडिया से पाकिस्तान जाना है और पाकिस्तान से इंडिया आना है तो आपको परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इनकी जो पर्टिकुलर हमारी कंडीशंस है दैट इज ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स, एनी ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, या तो उसके पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स दोनों में से कोई भी एक बॉर्न होना चाहिए। सेकंड इज ही शुड हैव रिसाइडेड इन इंडिया सिंस द डेट ऑफ हिज माइग्रेशन, जब से वो माइग्रेट होके आए हैं। ये कब की डेट बात है, जो 1948 से पहले वापस आ चुके हैं उनकी बात। इफ कोई अगर आफ्टर 1948 के बाद आया है तो उनके लिए क्या कंडीशंस हैं, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट एंड ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट की कंडीशन सेम। ही रिटर्न टू इंडिया अंडर परमिट फॉर रिसेटलमेंट, मतलब उसके पास गवर्नमेंट परमिट होना चाहिए कि उसको रिसेटल होना है। उसके बाद उनको 6 महीने एटलीस्ट हो जाने चाहिए माइग्रेशन करने के बाद आने के लिए यहाँ पे रहते हुए। नेक्स्ट इज एक एप्लीकेशन की मुझे रजिस्ट्रेशन चाहिए, सिटीजनशिप चाहिए, उसके रजिस्ट्रेशन की कॉपी उनको ऑलरेडी सबमिटेड होनी चाहिए। सो दैट वॉज ऑल विद द, अगर जो कोई पर्टिकुलर इंसान इस पर्टिकुलर डेट के बाद वापस आए, बस आपको इसमें याद रखना है डेट और कुछ प्रोविजंस। नेक्स्ट इज कम टू आर्टिकल 7। इसमें भी किन की बात की जाती है, जो those who had migrated to Pakistan after March 1, 1947 but subsequently returned on resettlement, जो पहले पाकिस्तान जा चुके थे एंड उसके बाद वापस आए हैं। इसमें डेट देखिएगा, जो वापस आए हैं उनको अगर सिटीजनशिप चाहिए तो उनके लिए बात कैसे की गई है। सो कंडीशंस क्या है, ही और आइदर ऑफ हिज पेरेंट्स एंड ऑफ हिज ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न इन इंडिया, रिटर्न टू इंडिया अंडर अ परमिट फॉर रिसेटलमेंट, रिसाइडेड इन इंडिया एंड सबमिटेड एन एप्लीकेशन फॉर सिटीजनशिप। तो बेसिकली आर्टिकल 6 और 7 में डेट्स में मत कंफ्यूज होइएगा, बाकी तो प्रोविजंस यू विल फिगर आउट। नेक्स्ट इज हमारा आर्टिकल नंबर 8। आर्टिकल 8 जो बात करता है दैट इज फॉर द पर्सन्स ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड द इंडिया, जो लोग बाहर रह रहे हैं उनकी बात इसमें की गई है। एनी पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया हु और आइदर ऑफ हुज पेरेंट्स, या तो वो या तो कोई पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स वॉज बॉर्न इन इंडिया एंड कुड रजिस्टर्ड हिमसेल्फ और हरसेल्फ एज एन इंडियन सिटीजन विद इंडियन डिप्लोमेटिक मोशन,
मिशन, सॉरी, वो पॉइंट इज कि अगर कोई भी इंसान बाहर रहता है, ठीक है, एंड अब उसको सिटीजनशिप चाहिए, तो या तो पेरेंट्स या तो ग्रैंड पेरेंट्स बॉर्न होने चाहिए, एंड उनका जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए वो डिप्लोमेटिक मिशन के साथ वहाँ पे रहना चाहिए। आर्टिकल 8 टेक केयर ऑफ द फ्यूचर सिटीजन ऑफ इंडिया, मतलब कोई पहले बाहर जाके सेटल हो चुके हैं, नाउ दे वांट बैक देयर सिटीजनशिप इन द इंडिया, तो उनकी बात की गई है। नाउ 5, 6, 7, 8 हमने आर्टिकल में क्या पढ़ा, अगर किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो उसकी बात की गई है। बट व्हेन इट कम्स टू द आर्टिकल 9, तो इसमें बात की गई है कि कौन सिटीजन नहीं हो सकता, हु कैन नॉट बी अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। तो या तो वॉलंटरली आपने छोड़ दिया, आपने खुद ही अपनी सिटीजनशिप छोड़ दी, तो फॉरेन स्टेट आपने किसी और कंट्री की अगर आपने सिटीजनशिप ले ली तो अपने आप आपकी इंडिया की सिटीजनशिप कैंसिल हो जाती है, बिकॉज वी फॉलो अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। Now next is Article 10, ये बात करता है, it says that every person who is or is deemed to be a citizen of India subject to the provisions of any law that made by the parliament। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक चीज़ बोली कि when it comes to the citizenship, हमारे पास जो exclusive jurisdiction है इसमें कोई भी लॉ बनाने की, that is the parliament। तो बोलने का मतलब है कि अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है, now you are a citizen of a country, तो उसके बाद जो भी पार्लियामेंट लॉ फॉलो बनाएगी उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा रिलेटेड टू द सिटीजनशिप वाली चीज़ में। आर्टिकल 11 बात करता है, जो हमने बोला कि एक्सक्लूसिव जुरिस्डिक्शन है पार्लियामेंट के, तो दैट इज ऑल्सो मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 11 पावर देता है हमारे पार्लियामेंट को पर्टिकुलर चीज़ को कंटिन्यू रखने में। पार्लियामेंट बोलता है, सॉरी, कॉन्स्टिट्यूशन बोलता है कि पार्लियामेंट सिटीजनशिप को रिलेटेड लेके कोई भी लॉज बना सकता है, ठीक है। नाउ ये था अभी तक हमने पढ़ा जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस थे, जो हमारे 1950 के टाइम पे 5 to 11 में मेंशन थे। 5 फॉर डोमिसाइल, 6, 7, 8 तक बात थी हमने जिन किसको सिटीजनशिप दे सकते हैं। देन 9 किसको आप नहीं बोलेंगे सिटीजन, 10 आपको लॉज फॉलो करने पड़ेंगे, एंड 11 इज किसको पावर दी गई है लॉज बनाने के लिए फर्दर उसमें, दैट इज द पार्लियामेंट। बिकॉज यू ऑल्सो नो विद द पैसेज ऑफ टाइम बहुत कंडीशंस चेंज होती है, जैसे अभी भी आपको पता है जो 2019 का अमेंडमेंट एक्ट आया उसमें भी देयर आर मेनी थिंग्स विच हैव टू बी चेंज्ड, ठीक है। तो वक्त के साथ बहुत चीज़ें बदलती है, तो वो बदलने के साथ जो लॉज बनाना है वो कौन बनाएगा, हमारी पार्लियामेंट। सो द फर्स्ट थिंग विच केम इन द पिक्चर वो सिटीजन एक्ट 1955। तो इसमें दो चीज़ें बात की गई, फॉर द एक्विजिशन एंड द लॉज ऑफ द सिटीजनशिप। तो एक्विजिशन किससे है, बाय बर्थ, डिसेंट, रजिस्ट्रेशन, इनकॉर्पोरेशन एंड नेचुरलाइजेशन, वी विल डिस्कस अभी थोड़ी देर में, एंड लॉस, रिनाउंसिएशन, टर्मिनेशन एंड द डेप्रिवेशन। तो पहली चीज़ बाय बर्थ। नाउ अब यहाँ पे आएंगी बैक टू बैक कुछ डेट्स, अब आपको इन डेट पे ध्यान रखना है। सो अगर कोई 26 जनवरी 1950 मतलब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पिक्चर में आया तब से लेके 1 जुलाई 1987 तक किसी का भी अगर बर्थ इंडिया में होता है तो उसको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दी जाएगी, इररिस्पेक्टिव उसके पेरेंट कहाँ से हैं और ग्रैंड पेरेंट्स कहाँ से हैं। देन नेक्स्ट डेट इज 1 जुलाई 1987 से लेके 2003 3 दिसंबर का डेट याद रखिएगा। एटलीस्ट एक पेरेंट, या तो फादर या मदर, कोई भी एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। देन थर्ड इज 3 दिसंबर 2003 से आज तक अगर आप लोग पैदा होते हैं या तो आपके दोनों पेरेंट्स आपके यहाँ पे इंडिया के सिटीजन होने चाहिए, या फिर अगर एक पेरेंट इंडिया का सिटीजन है तो दूसरा इलीगल माइग्रेंट नहीं होना चाहिए, तो आपको आज तक उस पर सिटीजनशिप मिलती है। नेक्स्ट इज द बाय डिसेंट, आप रहते बाहर हैं बट नाउ आपके दादा परदादा उस चीज़ पे या आपके पेरेंट्स के ऊपर अगर आपको सिटीजनशिप लेनी है, नाउ कैसे मिलेगी, सेम 26 जनवरी 1950 से लेकर 10 दिसंबर 1992 तक अगर आपको सिटीजनशिप चाहिए तो जो आपके फादर हैं वो सिटीजन होने चाहिए इंडिया के। सो इट वॉज स्पेसिफिकली मैंशन हमारे फादर के लिए। देन 10 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर 2004 तक हुआ आइदर ऑफ पेरेंट, चाहे फादर चाहे मदर, दोनों में से कोई एक भी अगर इंडिया का सिटीजन हुआ तो यू कैन अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। देन 3 दिसंबर 2004 इफ बर्थ इज रजिस्टर्ड एट एन इंडिया कॉन्सुलेट विद इन 1 ईयर ऑफ द डेट, मान लीजिए आप बाहर रहते हैं, आपके पेरेंट्स बाहर रहते हैं, सब कुछ ठीक है, बट अगर आपका कोई बच्चा पैदा होता है तो 1 साल के अंदर अंदर आपको वहाँ पे इंडियन जो डिप्लोमेटिक उसमें वो होंगे वहाँ पे आपको रजिस्टर कराना पड़ेगा उस बच्चे के लिए, देन इट कैन बी ट्रीटेड एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया। नेक्स्ट इज बाय रजिस्ट्रेशन, आप रजिस्ट्रेशन से कब कब ले सकते हैं सिटीजनशिप, दैट इज A person of Indian origin who has been a resident of India for 7 years before applying for the registration, मतलब उन्होंने रजिस्टर किया है सिटीजनशिप के लिए लेकिन उससे पहले उनको 7 साल हो चुके हैं इंडिया में रहते हुए। नेक्स्ट इज अ पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन हु इज अ रेजिडेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड अनडिवाइडेड इंडिया, मतलब अनडिवाइडेड इंडिया की बात है, अगर वो उस टाइम पे वहाँ पे रहते थे, बाहर रहते तो वो रजिस्ट्रेशन से ले सकते हैं, या किसी इंसान ने शादी करी है इंडियन सिटीजन से और उनको 7 साल हो गए हैं बिफोर अप्लाई करे हुए इंडिया में रहते हुए, तो वो भी रजिस्ट्रेशन से अपने सिटीजनशिप ले सकते हैं इंडिया के।
नेक्स्ट इज लास्ट है माइनर चिल्ड्रन ऑफ पर्सन हुआ सिटीजन ऑफ इंडिया, कोई सिटीजन ऑफ इंडिया है, माइनर है उनका बच्चा, तो उसके लिए वो सिर्फ रजिस्टर करा के उसकी सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इज बाय नेचुरलाइजेशन, अ पर्सन कैन एक्वायर सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। क्या होना चाहिए? 11 ईयर्स इन द एग्रीगेट, मतलब कुल मिला के लमसम, ऐसा नहीं रेगुलरली वाला जो है दैट इज द 12 मंथ्स। अप्लाई करने से 12 महीने पहले आपको यहाँ पे रहना पड़ेगा एंड द 11 ईयर्स इन द एग्रीगेट, ठीक है, आपको इंडिया में रहना, आपकी जो टर्म आनी चाहिए दैट शुड बी 11 ईयर्स इन एग्रीगेट। देन ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है, अगर आपको यहाँ की नेचुरलाइजेशन से भी सिटीजनशिप लेनी है तो आपको बाहर की सिटीजनशिप छोड़नी पड़ेगी। लेकिन इसमें एक और चीज़ है, क्या क्या देखना पड़ेगा? ही शुड बी ऑफ गुड कैरेक्टर। 8 शेड्यूल में हमें पता है, अगर आपको शेड्यूल्स का नॉलेज है, उसमें कुछ लैंग्वेजेस मेंशन है, उनमें से किसी लैंग्वेज के बारे में पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में वेव ऑल, लेकिन इसके बाद भी एक एक्सेप्शन आती है। मान लीजिए ये 11 साल 12 महीने कुछ भी फॉर्म नहीं करना है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास पावर है, वो किसी भी इंसान को ये सब कंडीशंस को वेव करके हटा के हमारी इंडिया की सिटीजनशिप दे सकती है। तो इसमें ध्यान रखिएगा, पावर किसके पास है? हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय इनकॉर्पोरेशन। मान लीजिए आपने या हमारे इंडिया ने, गवर्नमेंट ने किसी फॉरेन टेरिटरी को एक्वायर कर लिया, अब वो इंडिया का पार्ट है, तो वहाँ के जो लोग हैं उनको आप सिटीजन ऑफ इंडिया बोल सकते हैं। लेकिन उसमें भी पर्टिकुलर डेट होगी कि उस पर्टिकुलर डेट तक कोई वहाँ पे रह रहा है। ऐसा नहीं है कि बाद में कहीं बाहर से कोई और आए बोले कि जी मैं भी इस टेरिटरी में रह रहा हूँ तो मुझे भी पार्ट बनाइए, नहीं, कोई डेट मेंशन करके वो दैट इज कंप्लीटली पावर रेस्ट विद द पार्लियामेंट कि वो किसको इसमें इंक्लूड करती हैं, किसको नहीं। देन टर्मिनेशन ऑफ सिटीजनशिप एक्वायर के हमने देख लिया। वॉलंटरी रिनंसिएशन, हमने अपने आप छोड़ दी अपनी जो हमारी सिटीजनशिप थी। टर्मिनेशन, गवर्नमेंट ने आपकी किसी चीज़ के ऊपर, वॉलंटरी रिनंसिएशन इज समथिंग जब आपने अपने आप अपने सिटीजन छोड़ दी। टर्मिनेशन मीन्स अगर आपने किसी और कंट्री की सिटीजनशिप ले ली तो आपकी इंडिया की सिटीजनशिप ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी, बिकॉज वी फॉलो अ सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है। नेक्स्ट इज डेप्रीवेशन, गवर्नमेंट के पास पावर है, अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, कुछ ऐसी केस चल रही है, ठीक है, आपकी सिटीजनशिप एक्वायर करने में आपने कुछ गलत किया तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी सिटीजनशिप ले सकती है। सो दैट वाज ऑल विद द डेप्रीवेशन। नेक्स्ट इज सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 की बात की गई, तो इसमें 6 कम्युनिटीज की बात है, हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसीज एंड क्रिश्चियंस, ठीक है। और कहाँ पे ये कम्युनिटी, इसमें 2019 की जब भी बात आएगी एक्ट की, आपको रखनी है ये 6 ग्रुप्स याद, प्लस 3 कंट्रीज, कौन सी? पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। ध्यान रखिएगा कि मुस्लिम्स आर नॉट इंक्लूडेड, और आपको पता है उस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम भी यही हुई थी कि मुस्लिम्स की बात इसमें नहीं की गई थी। इट ऑल्सो रिड्यूसेस द रिक्वायरमेंट, हमने पढ़ा 11 ईयर्स वाला जो एग्री करता है, नाउ इट इज फॉर, इस एक्ट के बाद इट इज 6 ईयर्स। 2 नोटिफिकेशन, हमारे 2 एक्ट्स और पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेन एक्ट, इनसे भी एग्जेम्पशंस दे दी गई थी अगर अब किसी को सिटीजनशिप चाहिए इन 6 चीज़ों के लिए, मतलब हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी एंड क्रिश्चियंस। इस कम्युनिटी के अगर लोग जो 3 कंट्री से बिलोंग करते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड अफगानिस्तान, अगर इनसे किसी को सिटीजनशिप चाहिए तो उनके लिए ये पर्टिकुलरली प्रोविजंस अब मेंशन्ड है। नेक्स्ट इज एनआरसी, इट इज अ लिस्ट ऑफ ऑल बोनाफाइड इंडियन सिटीजन, लेकिन ये ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल है कहाँ पे? हमारा असम स्टेट में, और ये आज तक एक बार किया गया, दैट इज द 1951। इसमें एक और पॉइंट याद रखिएगा, 1951 का ये एनआरसी प्लस 1971 का जो इलेक्टोरल रोल है, इसको कंबाइन करके बोलते हैं लेगेसी डाटा, ठीक है। जस्ट टेक केयर ऑफ दिस, ये एक एडिशनल पॉइंट था इस पर्टिकुलर चीज़ में। सो आई थिंक दैट वाज ऑल अबाउट द सिटीजनशिप चैप्टर, जितने भी इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, जितने भी इसमें फैक्ट्स है, बिकॉज ज़्यादा डिटेल हमें नहीं जाननी थी व्हेन एवर इट कम्स टू द सिटीजनशिप चैप्टर, तो हमें बेसिकली पता होने चाहिए क्या? इसके फैक्ट्स, आर्टिकल्स और डेट्स, ठीक है। सो दैट्स ऑल विद दैट, थैंक यू सो मच। डाउनलोड कीजिएगा पीडीएफ, फोटोआईएएस अकेडमी आपको डाउनलोड कीजिए, उसमें आपको एचएस टेस्ट प्रीलिम्स का फोल्डर मिलेगा, देन उसके अंदर फ्री रिसोर्स मटेरियल है, उसमें आपको राउंड ऑफ सीरीज में जो भी हमारे लेक्चर्स चल रहे हैं उनके रिलेटेड आपको सब कुछ अवेलेबल होगा पीडीएफ। उसको आपको रिविजन बार बार रिविजन, बिकॉज दिस इज द हाई टाइम टू रिवाइज ओनली द फैक्ट्स ऑफ द पर्टिकुलर चैप्टर प्रीलिम्स के लिए, सो आपके लिए ये बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच।